Good morning to one and all. I am Prem Korpatle from KV number 1 Chindwala. Dear students, today I am here along with the second part of People as Resource. Dear students, in this section we will see about the different economic activities. We will get an information regarding economic activities as well as we will see the sectors which are the part of economic activities like प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. हम बच्चों इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, उस वो कौन से ऐसे तीन प्रमुख क्षेत्रक हैं जो उसमें उसको पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वर्गीकृत किया गया है. एज वेल एज वी विल सी about the market and non-market activities. After that, we will get an information regarding labor division between men and women. महिला और पुरुष के बीच जो श्रम का विभाजन होता है वो किस तरह का होता है, हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे. एंड लास्ट वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अर्निंग बाय women. महिलाओं के द्वारा जो आय या इनकम की जाती है वो किस तरह से देखी जाती है और समझी जाती है. डियर स्टूडेंट्स, we are going to start this content, this session with economic activities by men and women. महिलाओं और पुरुष के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उसके माध्यम से अब हम इसकी शुरुआत करते हैं. Dear students, so many peoples are involving in different types of economic activities. Some peoples are engaging in selling fruits, vegetables, fishing. Some persons are involving in domestic work. So these are the various types of activities. Now we have to understood about the sectors. Okay बेटा, हम इस economic activities को जो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है 3 मेन सेक्टर्स में, उसको जानते हैं. तो फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर. बच्चों पहला है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर्स इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग. ओके, सो दीज आर दी वर्क आर दी पार्ट ऑफ दिस वर्क्स आर दी पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. बच्चों जो कृषि कार्य है, फॉरेस्ट्री यानी वानिकी का है, पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, या जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती बेटा, ये सभी की सभी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा होती है. ठीक है. अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लें. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. जो निर्माण कार्य होता है, विनिर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग. मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कपड़ा का निर्माण हो रहा है ना, तो ये कहीं किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स को तैयार किया जा रहा है. तो मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, जो भी विनिर्माण कार्य है, वो सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा होता है. एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर. ये सभी की सभी टर्सरी सेक्टर का हिस्सा होता है. तो बच्चों आपने 3 सेक्टर्स को देखा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम उसको बाइफर्केट करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 सेक्टर्स में क्लासिफाइड की गई है. नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज़ टर्सरी सेक्टर. एंड कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस सेक्टर का हिस्सा होगी वो आपने समझा. फिर से मैं इसको समझाता हूँ. एग्रीकल्चर, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. These type of economic activities are the part of primary sector, and manufacturing will be the part of secondary sector, and all the services. Okay, जितनी भी सर्विसेज होती है वो जो प्रोवाइड की जाती कस्टमर को, कंज्यूमर्स को, ये सर्विसेज इवन बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये टर्सरी सेक्टर का हिस्सा होती है. नाउ वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. अभी हमने देखा कि वो जो 3 सेक्टर्स थे, ठीक है,
वो 3 सेक्टर्स के क्या इंपॉर्टेंस था वो भी समझ लीजिए। दिस सेक्टर्स रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, ये जो भी तीनों सेक्टर्स थे बेटा, ये सारे के सारे जो है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जो एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है, दिस एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। और ये जिन क्रियाकलापों को किया जाता है, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है, ये नेशनल इनकम जो होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, अगर हर कोई सेक्टर अपना इम्पॉर्टेंट रोल, उनका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो अगर प्ले ना करें तो नेशनल इनकम में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी। ये सारी की सारी एक्टिविटी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम को कहीं ना कहीं, क्यों, ये वाकई में नेशनल इनकम को इंक्रीज करती है, उसकी वैल्यू को और बढ़ा देती है। तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ नेशनल इनकम की ग्रोथ में अपना रोल प्ले करती है, उस एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है बेटा। ठीक है, द सेक्टर्स रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ एड द वैल्यू टू द नेशनल इनकम। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। एक है मार्केट एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड वन इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो अब ये क्या चीज़ होती है उसको समझते हैं। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे एंड प्रॉफिट। बच्चों, जो मार्केट एक्टिविटीज़ यानी जो आर्थिक क्रियाएं या बाजार की जो क्रिया है, उसका उसका मेन जो फीचर है वो क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती किसके लिए, फॉर पे और प्रॉफिट। अपने लाभ के लिए लिया जाता है या अपने वेतन के लिए किया जाता है। तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर नोन एज मार्केट बेस्ड एक्टिविटीज़ या मार्केट एक्टिविटीज़। ओके, दिस इंक्लूडेड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, जो भी गुड्स और सर्विसेज होती है, जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, ये वस्तुओं का जो उत्पादन है, या सर्विसेज है ना, चाहे वो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज हो, ये हर चीज़ मार्केट एक्टिविटी है। मार्केट में आप जितनी भी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं बेटा, जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने सैलरी पाने के लिए कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो ये इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती मार्केट एक्टिविटी। ठीक, और नेक्स्ट देखिएगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर दी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जबकि जो गैर बाजार क्रिया है, नॉन मार्केट एक्टिविटी होती बेटा, वो स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, सेल्फ कंजप्शन के लिए। हमने उसको तैयार किया और हमने उसी का उपभोग कर लिया। दिस कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। ओके, ये क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं ना बेटा, उनका उपभोग किया जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण जो होता है उसको उस आधार पर, एंड ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, और जो अचल संपत्तियां होती है उसका उसका उत्पादन, स्वलेखा उत्पादन, इसकी कैटेगरी का हिस्सा होता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को आप समझ लीजिए कि जो सेल्फ कंजप्शन के लिए जिस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती है। Dear students, now we have to understand about the division of labor between men and women. According to our textbook, due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. बेटा, ये कहता है कि जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं, इसी कारण परिवार में महिलाएं और पुरुष दोनों के बीच जो डिवीज़न, लेबर डिवीज़न होता है, यानी श्रम का विभाजन होता है। विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। आपने देखा होगा कि घर में जो महिलाएं होती हैं वो घर के कामकाज देखती हैं, जबकि जो पुरुष वर्ग होता है एंड मेन वर्क इन द फील्ड्स, और जबकि पुरुष वर्ग जो होता है वो खेतों में काम करता है, या जिन परिवारों में पुरुष जो है खेतों में काम नहीं करते या एग्रीकल्चरल वर्क से नहीं रिलेटेड होते हैं, वो सर्विस सेक्टर में होते हैं, ऑफिसेस जाते हैं, वहाँ वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है एक शकल का, शकल्स मदर शीला। हम उसकी इस एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। शकल्स मदर शीला कुक फूड
क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लॉथ्स, क्लीन द हाउसेज एंड लुक आफ्टर हर चिल्ड्रन। ये जो शकल की माँ है शीला, वो बर्तनों को साफ़ करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सफाई करती हैं, बच्चों की देखभाल करती है। एंड शकल्स फादर बूटा, शकल के फादर का नाम है बूटा, ओके, कल्टिवेट्स द फील्ड, ये खेती करते हैं बेटा, खेतों में काम करते हैं। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और जो उपज होती है उसको मार्केट में बेचते हैं। एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली, और अपने परिवार के लिए क्या करते हैं, धन कमाते हैं। तो आप देखिए ये वर्क का डिवीज़न आपको इस एक शकल की फैमिली में दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसको आगे देखिएगा, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तहत कैसे देखा जाता है इस चीज़ को। शीला इज़ नॉट पेड फॉर दिस सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं अपने परिवार में प्रदान कर रही हैं, उसके लिए उसको बेटा किसी भी प्रकार का भुगतान या पेमेंट नहीं किया जाता। आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं कि जैसे आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फैमिली के लिए वर्क करती हैं, तो क्या उनके लिए उन्हें पेमेंट मिलती है? उन्हें पैसे उसके लिए नहीं मिलते हैं। तो ऐसा ही था शकल की मदर के साथ। सीता इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली एंड बूटा अर्न मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। लेकिन बूटा जो खेतों में काम कर रहा था बेटा, उससे जो धन कमा रहा था, उस पैसों का वो इस्तेमाल अपने परिवार को रियरिंग करना, पालन पोषण के लिए खर्च करता था। एंड वीमेन वर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, जबकि महिलाओं को उसी परिवार में जो सेवाएं करती हैं उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया जाता, उनके लिए उसको पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वीमेन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। तो इस तरह से आपने देखा कि परिवार के लिए जो महिलाएं काम कर रही है उसको उनके लिए कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, और उनकी इस सर्विस को बेटा नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। तो अर्निंग के जो क्राइटेरियाज़ हैं वो अलग अलग है, एक्टिविटीज़ के जो क्राइटेरियाज़ हैं वो अर्निंग बेस्ड भी होते हैं। उसमें देखा जाता है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या कौन सी एक्टिविटीज़, I am telling here about the activities, will be the part of national income, which will be considered the part of national income. ये हमको यहाँ पर समझना होगा। तो आपने एक फैमिली के माध्यम से इसको समझा। आपने एक ऐसी वुमेन के बारे में जाना जो अपनी सर्विसेज अपने फैमिली को प्रोवाइड कर रही है। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिएगा। फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग। ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं बेटा, ऐसे कौन से प्रमुख निर्धारक होते हैं विच प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अर्निंग। डेफिनेटली यू विल से अबाउट एजुकेशन एंड स्किल। इफ़ यू हैव हायर एजुकेशन and you have very good skills in your work, okay, definitely you will get maximum remuneration from the market. आप बाज़ार से अपनी उस हायर एजुकेशन के लिए, अपने स्किल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। Now we will see another example related to a lady, that is गीता। गीता मदर ऑफ विलास, बेटा अब ये विलास की मदर है गीता। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। ये देखिए ये महिला मछली बेच करके आय कमाती है। 10 वीमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। बेटा इस तरह की जो महिलाएं होती है उनको इन सर्विसेज के लिए, उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, उनको इसका पेमेंट मिलता है, ठीक है। कब? व्हेन दे एंटर्ड इन द लेबर मार्केट, जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है। देयर अर्निंग इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। बच्चों किसी भी व्यक्ति की, किसी भी महिला की जो इनकम होती है उसके दो प्रमुख निर्धारक होते हैं, एक होता है एजुकेशन और एक दूसरा होता है स्किल। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विच इज़ अवेलेबल बिफोर हिम। बेटा जो अगर शिक्षा अच्छी प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है तो उसके सामने जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है उसको अपने लिए बेहतर तरीके से, उसको अपने बेहतर यूटिलाइजेशन के आधार पर अपने लाभ के लिए उसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। अगर हम बेहतर एजुकेशन लेंगे तो हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी इकोनॉमी, हम उसमें अपना लाभ
सोचते हुए उसमें बेहतर काम कर सकेंगे, उसका हम उपयोग कर सकेंगे। एजुकेशन एंड स्किल आर दी मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ दी अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। तो शिक्षा और कौशल, एजुकेशन एंड स्किल जो बेटा वो बाजार में किसी भी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ ये सब आपकी बुक के पैराग्राफ से रिलेटेड है और ये आपको अपने नोट्स में शामिल भी करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ लो अर्निंग बाय वीमेन। ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिस वजह से महिलाओं की इनकम जो होती है वो कम होती है। विच आर दी इम्पॉर्टेंट causes behind this. So first one is a majority of women have meager education and low skill formation. बच्चों, अधिकतर महिलाएं जो होती है, ठीक है, अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा होने की वजह से या लो स्किल फॉर्मेशन, निम्न कौशल स्तर होने की वजह से ये लो अर्निंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो महिलाओं के द्वारा फेस किया जाता है। विमेन आर पेड लो कंपेयर टू मेन। ये कॉजेज है ना, जो मीग्री ऑफ एजुकेशन एंड लो स्किल, यही कारण है कि महिलाओं को कम पारिश्रमिक भी मिलता है, ठीक है। एंड मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। और अधिकांश महिलाएं वहाँ काम करती हैं बेटा जहाँ पर नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है, वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। एंड वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज़ मीग्री। और वो वहाँ पर भी काम करती हैं जहाँ पर कानूनी सुरक्षा का भी अभाव होता है, ठीक है। ये सब कॉजेज है, वन बाय वन सब सेंटेंसेस लिखे हैं। दीज आर द कॉजेज ऑफ लो अर्निंग बाय वीमेन। यू हैव टू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक, ओके। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। और जहाँ ये काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर, मतलब अनियमित रोजगार है, एक लो इनकम एक है। तो ये जहाँ इन ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही हैं, ये उन सेक्टर्स की खासियतें हैं कि वहाँ पर इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर लो इनकम है, इसीलिए ये भी एक कॉज इसकी अर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़। और जहाँ इन क्षेत्रकों में ये महिलाएं काम कर रही होती हैं वहाँ पर किन किन चीज़ों की एब्सेंस होती है, बेसिक फैसिलिटीज़ की। वहाँ जो बुनियादी सुविधाएं होती बेटा वो भी उपलब्ध नहीं होती, जैसे लाइक मैटरनिटी लीव, प्रसूति अवकाश जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल के लिए जो लीव होती वो भी व्यवस्थाएं नहीं होती है। एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और इसके अलावा जो अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र होते हैं उसकी भी यहाँ पर कमी देखी जाती है। सो दिस आर दी कॉजेज ऑफ लो अर्निंग बाय वुमेन। एक पहलू तो वो था। अब दूसरा पहलू ये है कि अर्निंग ऑफ वीमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल। सो मैनी वीमेन आर द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। आज मुख्य धारा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुकी हैं आज की महिलाएं विद हर हायर एजुकेशन एंड स्किल। Women with high education and skill formation are paid at par with men. उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली जो महिलाएं होती है उनको भी पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है, ठीक है। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बेटा अगर हम बात कर लें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, बेटा दो टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड के बारे में हम और आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पर वर्किंग आवर फिक्स होता है, वहाँ वो रेगुलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला होता है। वहाँ पर कई सारे कंपनसेशंस मिलते हैं, पेड लीव्स का अरेंजमेंट होते हैं, है ना। तो वहाँ पर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सब प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एंड अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्टेड देम द मोस्ट। जो संगठित क्षेत्र होते हैं बेटा उसमें शिक्षण और जो चिकित्सा होती है वो सबसे ज़्यादा उन्हें आकर्षित करती हैं, किसे, महिलाओं को। एंड सम वीमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब। और आज तो कई जो महिलाएं हैं बेटा वो प्रशासनिक सेवाओं में आ गई हैं। कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के तौर पर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पदों पर आप आज देख सकते हैं, अन्य सेवाओं में आज उनकी प्रवेश देख सकते हैं। आज आप उनकी आर्मी में एंट्रीज देख लीजिए, एयरफोर्स में आप उनकी एंट्रीज देख लीजिए। इसके अलावा जो रिसर्च या साइंटिफिक जो वर्क है उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, आज उन डिसीजंस में भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होना शुरू हो चुका है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज लगातार एजुकेशन भी महिलाओं का तेज़ी से बढ़ रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रहा है। सो अब जो है काफ़ी सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो था ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय वीमेन एंड वीमेन इस पर आधारित था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या महसूस होती है तो आप इस वीडियो लिंक के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।